हेलो स्टूडेंट। आज हमारा जो लेक्चर या हमारी जो टॉपिक है वह स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में है। और मैं इसके पिछले का जितना वीडियो है, स्पेशली क्लास 12 का जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है, उसी चैप्टर का एक टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जानने से पहले आपको बता दें कि रिप्रोडक्शन में गैमिट्स के बारे में पढ़ना था, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के बारे में। जो आपका स्पर्म है वह कौन सा है? मेल गैमिट है। तो हमने इस मेल गैमिट या एक स्ट्रक्चर, स्पर्म का स्ट्रक्चर को टिपिकली समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, एक स्पर्म जो है इसके सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी होती है कि स्पर्म का काम होता है कि स्पर्म एक जेनेटिक मटेरियल को कंटेंट करता है, जो कि कहाँ रिस्पॉन्सिबल होता है? वो जेनेटिक मटेरियल फीमेल के जो ओवा है उसके जेनेटिक मटेरियल से मिलके फर्दर लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। और इस स्पर्म को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने 1677 में। उन्होंने सबसे पहले एक सिंपल माइक्रोस्कोप में एक सेल को ऑब्जर्व किया था जिसको एनिमलक्यूल कहा था। बाद में उसी एनिमलक्यूल को उन्होंने स्पर्म का नाम पॉइंट किया गया। ठीक है, अब इस स्पर्म को एक टिपिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्पर्म को 3 पार्ट में जनरली डिवाइड किया गया है। इसको कहा जाता है हेड कहा जाता है, इसको नेक कहा जाता है, और यहां से इसको क्या कहा जाता है? टेल कहा जाता है। हेड, नेक और टेल, यानी स्पर्म डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज हेड, नेक और टेल। सबकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है। हेड में क्या आता है? हेड जनरली कंप्राइज करता है कुछ सेल ऑर्गेनल्स। क्योंकि आपको ये बता दें कि स्पर्म में क्या है, स्पर्म भी एक सेल है। क्योंकि जब स्पर्म एक सेल है तो सेल के जितने भी कंटेंट होने चाहिए सारे के सारे इस स्पर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्पर्म में हेड दिख रहा है और यहाँ पे नेक और ये टेल। हेड में देखा गया है जनरली हेड के पास ही न्यूक्लियस कंप्राइज करता है। हमेशा याद रखिएगा, हेड में ही न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस का जो क्रोमोसोम होता है वह किस लेवल का होता है? हैप्लॉइडी लेवल का होता है या एन लेवल का होता है। इसी हेड के टॉप मोस्ट पे एक लेयर होता है। समझिएगा इस बात को। हेड के अपर लेयर में एक पार्ट को क्या बोलते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। यानी अपर पार्ट ऑफ द हेड क्या बोलते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। समझिए इस बात को। हेड के अपर मोस्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। और एक्रोसोम की क्या फंक्शन होती है? तो एक्रोसोम कंटेंट अ टिपिकल केमिकल, या एक्रोसोम एक केमिकल को क्या करता है? कंटेंट करता है, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म लाइसिन। क्या बोलते हैं? स्पर्म लाइसिन। या इसको और डिटेल जब स्ट्रक्चर करेंगे तो इस स्पर्म लाइसिन में एक होता है हाइलो यूरिनिक एसिड और दूसरा आपका होता है एक्रोसिन। हाइलो यूरिनिक एसिड या दूसरा बोलते हैं एक्रोसिन, जिसको हाइलो यूरिनिक एसिड आगे एक एंजाइम बनाता है जिसको बोलते हैं हाइलो यूरिनिडेज। समझिएगा बात, हाइलो यूरिनिडेज एक एंजाइम पाया जाता है और एक्रोसिन भी एक एंजाइम है। दोनों ये एंजाइम का क्या काम होता है कि जब भी स्पर्म किसी ओवा से अटैच होते हैं, जब भी स्पर्म किसी ओवा से जब अटैच होते हैं तो ओवा का जो आउटर लेयर होता है जिसको जोना पेलुसिडा कहते हैं, उसको क्या करता है? डीजनरेट करता है और पेनेट्रेट करता है, उसके सेल वॉल को डिसॉल्व करने का काम करता है। कौन? हाइलो यूरिनिक एसिड और एक्रोसिन। और दोनों टिपिकल क्या बोलते हैं? स्पर्म लाइसिन। यह एक तरीके का डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है। और इस हेड में और भी कुछ खास बातें क्या होती हैं? तो इस हेड के अंदर बहुत सारे गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं। हेड के अंदर बहुत सारे गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं। और गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? गोल्जी बॉडी का काम सिक्रीशन का होता है। क्या सिक्रीट कर रहा होता है? तो गोल्जी बॉडी सिक्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स लाइक स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन मेनली कंटेंट हाइलो यूरिनडेज एंड acrosin. Both these type of enzymes are responsible to degenerate or penetrate the ovum wall. Understand? Especially Jona pellucida
नेक्स्ट आपका है ये हेड का जो पार्ट है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम and chromosomes contains a genetic material, especially DNA, which are responsible for transfer of genetic material from one generation to another generation. यानी एक पीढ़ी के लिए ये क्या कंटेंट करता है, एक पीढ़ी के लिए आपको एक मटेरियल कंटेंट करता है, केमिकल मटेरियल, केमिकल सब्सटेंस एक्वायर करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आते हैं हेड की जब हम बात करते हैं तो हेड में बहुत सारे सेंट्रियोल पाए जाते हैं, और सेंट्रियोल का एक ही काम होता है, मोस्टली आप लोग पढ़े होंगे सेंट्रियोल, जब सेल डिवीजन होता है उस समय सेंट्रियोल का रोल होता है। तो यहाँ पे सेंट्रियोल दो पाए जाते हैं, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक डिस्टल। हमेशा कोई भी चीज जब ऊपर होता है तो उसको प्रॉक्सिमल कहते हैं और नीचे वाले को डिस्टल कहा जाता है। यहाँ पे आते हैं आपको टेल की जब बात करते हैं तो टेल में ये टिपिकल स्ट्रक्चर को क्या, इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर कोई कहेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया का बताइएगा एटीपी। क्योंकि यह स्पर्म जो है, ये स्पर्म कहाँ मूव करना है, इस स्पर्म को स्विम करके कहाँ जाना है, ओवा तक जाना है। और तो इस जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए, तो ये एनर्जी सप्लाई कहाँ से मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, स्पर्म को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबर होती है अप्रोक्सीमेटली 25, माइटोकॉन्ड्रिया की जो काउंटिंग होती है स्पेशली 25 की अप्रोक्स होती है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ऐसे डिजाइन लाइक दिख रहा है, इसको एक्सियल फिलामेंट्स कहते हैं। अब आपको पता होगा कि सेल के लिए, सेल में साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन का मतलब सेल को स्ट्रक्चर, सेल को शेप, सेल को साइज देने के लिए सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं, जिसको यहाँ पे हम क्या नाम दे दिए, एक्सियल फिलामेंट कह देते हैं। ये क्या करता है, इसको करेक्ट शेप देता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। और एक्सियल फिलामेंट्स की जो अरेंजमेंट होती है वह 9+2 अरेंजमेंट होती है। अब 9+2 अरेंजमेंट का क्या मतलब है, आप जब पढ़े होंगे सेल के जो टिपिकल साइटोस्केलेटन, खासतौर से माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स जब पढ़े होंगे तो आपको देखे होंगे कि बीच में 2 होते हैं और किनारे किनारे कितने होते हैं, 9, ठीक है। तो ऐसे टाइप को क्या बोलते हैं, 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 अरेंजमेंट का मतलब कि उस माइक्रोफिलामेंट में जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है वो कैसे टाइप का अरेंज होता है, 9 बाउंड्री पे सरफेस पे होते हैं और 2 सेंट्रल में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फ्लैजेलर सेल। फ्लैजेलर सेल का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक ये फ्लैजेला का काम करता है, इस बात को याद रखिएगा। और फ्लैजेला का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट का काम करता है। ये क्या, स्विम करने में हेल्प करता है। एक तरीके से टेल का मोस्टली यूज होता है कि उस स्पर्म को स्विम करने में हेल्प करता है। और ये कैसा होता है, इसको फ्लैजेलर शेल कहा जाता है। और लास्ट में कहा जाता है एंड पीस कहा जाता है, ठीक है। एक आपको मैं एक्सेप्शन बताता हूँ, एस्केरिस एक ऐसा एनिमल है, ध्यान दीजिएगा, एस्केरिस एक ऐसा एनिमल है जिसके पास अपना फ्लैजेला या जिसके पास फ्लैजेला नहीं होता, विदाउट फ्लैजेलेटेड या टेल इसमें नहीं होता है। एस्केरिस में टेल नहीं होता है, कि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। और तब ये मूव कैसे करता है, तो यह अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं। अमीबॉइड मूवमेंट का मतलब जैसे अमीबा क्रीपिंग या क्रॉलिंग मूवमेंट करता है, स्क्वीज और रिलैक्स करता है, उसी तरीके का मूवमेंट ये क्या करता है, एस्केरिस करता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब भी स्पर्म आपके यूट्रस में जाता है तो स्पर्म मोस्टली वायबल होता है, जीवित रहता है 48 to 72 आवर्स। स्पर्म आपके बॉडी में, समझिए इस बात को, स्पर्म जब हमने स्पर्म को इजैकुलेट कर दिया, रिलीज कर दिया किसी के बॉडी में, तो कितने देर तक वो सरवाइव करता है उसके बॉडी में, 48 आवर्स से 72 आवर्स तक क्या करता है, वो सरवाइव करता है। और इतने ड्यूरेशन के दौरान 48 to 72 आवर्स के विदिन अगर कोई ओवा मिल जाए इसको, तो क्या कर लेगा, ये आपको फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है ओवम का स्ट्रक्चर बनाएंगे।
नेक्स्ट आपका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ठीक है। ओवम क्या है, ये फीमेल गैमेट है, ठीक है। ओवम सिंगुलर में ओवम कहते हैं, और अगर प्लूरल की बात करें तो ओवा कहते हैं। सिंगुलर क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं, प्लूरल की बात करते हैं तो क्या, ओवा बोलते हैं, ठीक है। हमने आपको एक टिपिकल ओवम का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है, ठीक है। इसमें से क्या कुछ आपको बारे में सबसे पहले बताते हैं। इस ओवम के आउटर मोस्ट कवरिंग या सराउंडिंग को हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल। ओवम के जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन है या सराउंडिंग एपिथेलियल जो सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल सेल्स कहा जाता है। इस कॉर्टिकल सेल्स में समझिएगा इस बात को कि इसको बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स। अब ग्रैनुलोसा सेल्स कहाँ आता है, कम्स ड्यूरिंग ओवुलेशन। ग्रैनुलोसा सेल्स कब बनता है, जब ओवुलेशन होता है तो क्या होता है, आ जाता है। और इसको हम कोरोना रेडिएटा भी नाम दिया गया है। ओवम का जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, ओवम का जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोल देते हैं, कोरोना रेडिएटा कह देते हैं। कोरोना क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि कोरोना को बोलते हैं क्राउन, क्राउन से कोरोना लिया गया, ठीक। ये इसको कोरोना रेडिएटा कह देते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग। और जस्ट इसके नीचे वाले कवरिंग को क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा, ठीक है। इसके नेक्स्ट जो लेयर, इसको हम क्या बोल देते हैं, जोना पेलुसिडा। और मैंने स्पर्म के, जब इसके पिछले वीडियो अभी स्पर्म जो बताया था, तो स्पर्म का जो स्पर्म लाइसिन, खासतौर से हाइड्रोयूरिनेटेज और आपको एक्रोसिन जो एंजाइम था, इसी जोना पेलुसिडा को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है या पेनेट्रेट करता है। और ये जोना पेलुसिडा जनरली होता क्या है, एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और ये कहाँ सिक्रीट होता है, तो यह oocyte में सिक्रीट होता है। oocyte क्या होते हैं, oocyte आपको इमैच्योर कौन सा एग सेल कहा जाता है, अंडरस्टैंड। और अब सबसे पहले क्या, कौन सा मेम्ब्रेन होगा, ग्रैनुलोसा या कोरोना रेडिएटा। उसके नीचे आपको जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा को जब क्रॉस करता है तो अंदर क्या पाए जाते हैं, तो अंदर बहुत सारे oocyte पाए जाते हैं। बात समझिएगा, अंदर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे oocytes पाए जाते हैं। अब ये oocytes का काम क्या होता है, तो सेकेंडरी, खासतौर से सेकेंडरी oocyte, और ये कुछ समय के लिए होते हैं। सेकेंडरी oocyte का क्या काम होता है, जब मैंने आपको oogenesis बताया था तो मैंने आपको 2-3 बातें बताई थी। नंबर 1 बात क्या बताई थी कि सेकेंडरी oocyte क्या होता है, थोड़ी देर तक स्टेबल या थोड़ी देर तक स्टॉप रहता है, और जैसे ही उसके पास स्पर्म आता है, ये ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी oocyte क्या है, वह क्या थोड़ी देर के लिए होता है, और ये आपको एक सर्टेन फेज में, मियोसिस के एक सर्टेन फेज में स्टॉप रहता है। और जैसे ही आपको ओवुलेशन होता है तो तुरंत क्या होता है, या ये सेकेंडरी oocyte किसमें चेंजिंग हो जाता है, तो एक ओवम में या एक मैच्योर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके बीच के जो मेम्ब्रेन है, इसको हम नैरो स्पेस कहा जाता है, या इसी को हम प्री विटलाइन स्पेस, नैरो स्पेस से इसी को हम प्री विटलाइन स्पेस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास होती है। और ध्यान समझिएगा, जोना पेलुसिडा और ग्रैनुलोसा सेल के बीच में ऐसे डिजाइन बना है जिसको हम कहते हैं पोलर बॉडी, और पोलर बॉडी का अभी तक कोई फंक्शन इसमें नहीं पाया गया है, ठीक है। एक चीज कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ओवम क्या रिलीज करता है, तो ओवम एक केमिकल रिलीज करता है, पूरे ओवम के सरफेस पे केमिकल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलिजिन बोलते हैं। क्या चीज, फर्टिलिजिन। और इस पे स्पर्म का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या पाया जाता है, तो स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जाता है एंटी फर्टिलिजिन। समझिएगा इस बात को, ओवम के सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन पे क्या पाया जाता है, फर्टिलिजिन पाया जाता है। और
स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या पाया जाता है, एंटी फर्टिलिजिन। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक तरीके से इम्यूनोलॉजिकली आपस में अट्रैक्ट करने के लिए दोनों केमिकल्स पाए जाते हैं। कहा जाता है कि फर्टिलिजिन और एंटी फर्टिलिजिन का जब रिएक्शन होता है तभी आपको क्या होता है, बाइंडिंग होती है स्पर्म और ओवा की। ये दोनों फर्टिलिजिन एंटी फर्टिलिजिन का जब रिएक्शन होता है तब जाके बाइंडिंग हो जाती है। और हमारा जो ओवम होता है, स्पेशली ह्यूमन बॉडी का जो ओवम होता है वो कैसा होता है, एन आइसोगैमस होता है। जो फीमेल का या जो मैमल के फीमेल का जो ओवम होता है एन आइसोगैमस होता है। एन आइसोगैमस का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि गैमीट्स जनरली आइसोगैमीट और एनाइसोगैमीट बोलते हैं। जब मेल और फीमेल का जो गैमीट एक जैसे होंगे, एक साइज के होंगे, उसको बोलते हैं आइसोगैमीट। और जब दोनों में डिफरेंस उसको क्या बोलते हैं, एनाइसोगैमस। तो एनाइसोगैमस में क्या होता है, ओवम जो होता है वह लार्जेस्ट होता है और स्पर्म जो होता है स्मॉलेस्ट होता है। एक ऐसा गैमीट जिसमें ओवम क्या हो, लार्जेस्ट हो, और आपको स्पर्म क्या हो, स्मॉलेस्ट हो, तो ऐसे टाइप के अरेंजमेंट ऑफ गैमीट को हम क्या बोलते हैं, एनाइसोगैमस कहते हैं। और यही अगर दोनों एक जैसे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमस कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ओवम कैसा होता है, एनाइसोगैमस होता है। और ये जनरली इस ओवम में सेकेंडरी oocytes में सेल क्या होते हैं, स्टॉप होते हैं कुछ समय तक। और जैसे इसको स्पर्म अटैच करता है, स्पर्म जैसे अटैच करता है तो आपका कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्लोसेटा क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, डिजनरेट होते हैं विद हेल्प ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम। और एंजाइम डाइजेस्ट करने के बाद क्या होता है, तो जो स्पर्म का जो हेड जनरली क्या रिलीज कर देता है, तो अपना जेनेटिक मटेरियल कहाँ ट्रांसफर कर देता है, इस ओवम के, इस टिपिकल ओवम के अंदर जब एंटर करता है तब जाके आपको फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया एक स्पर्म और ओवा का डिटेल स्ट्रक्चर आपको दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट वीडियो आपका होगा उसमें हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें से कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो इसको जरूर आप हमको बताइए, उसको फिर से दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी ये हार्मोनल कंट्रोल मेन एमआरएस एंड एफआरएस पे होगा। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो इसको लाइक कीजिए। और हाँ, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस क्लास 12 के जितने भी चैप्टर्स हैं उसको हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।